श्री राम ज्योतिष इंडिया यूट्यूब चैनल में सभी ज्योतिष प्रेमियों का स्वागत है। आज की कक्षा का विषय प्रसंग है पंचपक्षी सिद्धांत में। जो पंच पक्षी होते हैं, 5 पक्षी होते हैं, तो वो जिस जातक से संबंधित होते हैं उनके लिए कौन कौन से महीने शुभ होते हैं और कौन कौन से महीने अशुभ होते हैं, इसके ऊपर विचार करेंगे, ताकि जो अशुभ महीने किसी जन्म के जातक के पक्षी के लिए होते हैं उनमें वह अपने कठिन प्रयास या बहुत अच्छे कार्य जिन्हें वह करना चाहता है, स्थायी रूप से करना चाहता है, भवन निर्माण करना चाहता है, गृह प्रवेश करना चाहता है, कोई मकान खरीदना चाहता है, विवाह आदि कार्य करना चाहता है, उनको करने से बचा जा सके। क्योंकि यदि किसी पक्षी के अशुभ मास में उसके संबंधित व्यक्ति अपने प्रयास करेंगे तो उनमें सफलता की संभावनाएं संदिग्ध हो जाती हैं। जो शुभ महीने होते हैं किसी पंच पक्षी के लिए, तो अपने संबंधित पक्षी के शुभ महीनों में यदि हम कार्य करेंगे, उसकी शुभ गतिविधि में, शासन की या भोजन की गतिविधि में, और किसी मित्र की उपगतिविधि भी शुभ हो, तो ऐसे में कार्य किया जाना उसके लिए सफलता में अच्छी योगदान देने में सक्षम होता है। इसलिए अशुभ महीने कौन कौन से होते हैं उनका विचार हम कर सकते हैं। उनमें अच्छी गतिविधि में भी किए गए कार्यों में पर्याप्त सफलता मिलने में संदेह रहता है, इसलिए उनको त्याग देना ही यथासंभव उचित होता है। कुछ वस्तुएं या कुछ कार्य या कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जिन्हें हम अपने समय के अनुसार आगे पीछे कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें उन अशुभ कालखंड का, अशुभ गतिविधियों का या अशुभ मास का परित्याग करना ही उचित रहता है। तो उन्हीं के बारे में आज की कक्षा में विचार करेंगे कि किस पक्षी के लिए कौन कौन से मास अशुभ हैं और शेष मास उनके लिए शुभ होते हैं, जिसमें हम गृह आरंभ कर सकते हैं, अपनी नौकरी का आरंभ कर सकते हैं, व्यापार का आरंभ कर सकते हैं, विद्या का आरंभ कर सकते हैं, विवाह का आरंभ कर सकते हैं। तो ऐसे जो शुभ और स्थायी कार्य हम अपने जीवन में चाहते हैं उनका आरंभ 100 महीनों में करना ही उचित होता है। यहाँ जो राशियाँ लिखी गई हैं उन राशियों से अर्थ है कि सूर्य जब उस राशि में गोचर कर रहा होता है तो वह सूर्य का उस राशि का संक्रांति माह होता है। 14 या 15 तारीख के आसपास से लेकर अगले महीने की 14, 15, 16 तारीख तक हो सकता है। तो गिद्ध पक्षी के लिए कर्क संक्रांति, कन्या संक्रांति, मकर संक्रांति और कुंभ संक्रांति अशुभ मानी गई है। यानी जब कर्क में सूर्य हो, कन्या में सूर्य हो, मकर या कुंभ में सूर्य हो, तो कर्क राशि वाले जातकों को ऐसे प्रारंभिक या शुभ कार्यों से या स्थायी कार्यों से बचना चाहिए। उल्लू के लिए वृष, तुला, धनु और मीन संक्रांति अशुभ मानी गई हैं, जो देवगुरु बृहस्पति और असुर गुरु शुक्र की होती हैं। कौवा के लिए सभी संक्रांति माह ग्राह्य हैं, उनके लिए कोई मास अशुभ नहीं है। कौवा जिनका जन्म पक्षी होता है जातक का, वे किसी मास में अपना शुभ कार्य कर सकते हैं। जिनका पक्षी मुर्गा होता है उन्हें मेष, तुला और वृश्चिक संक्रांति को त्यागना चाहिए, ये उनके लिए अशुभ माह होते हैं। जिनका पक्षी मोर होता है उनके लिए मेष, सिंह, तुला, धनु, मीन और वृश्चिक संक्रांतियों में जो सूर्य का गोचर होता है वह माह अशुभ माने गए हैं। तो इन महीनों में अपने अपने जन्म पक्षी के आधार पर जातक को बचाव करना ही उचित होता है। किसी ऐसे नए कार्य को नहीं करना चाहिए जो हमें स्थायित्व की तरफ ले जाने की इच्छा जिसकी हम रखते हैं। हम चाहते हैं हम व्यापार करें और हमारा व्यापार लंबे काल तक चले, तो हमें ऐसे महीनों में व्यापार कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए जो हमारे जन्म पक्षी के आधार पर अशुभ माह होती है। ऐसे विवाह कार्य हो सकता है, गृह आरंभ हो सकता है, विद्या आरंभ हो सकता है, राज तिलक या शपथ ग्रहण, मंत्री आदि के लिए या नौकरी आरंभ करना, ऐसे अनेकों कार्य होते हैं जिनको हम अपनी स्वेच्छानुसार आगे पीछे कर सकते हैं और अशुभ समय से बचकर अपने सामर्थ्य का, अपनी क्षमता का भरपूर उपयोग करके उसका लाभ उठा सकते हैं, अपने कार्यों को सफलता की तरफ ले जा सकते हैं, अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अशुभ मास का हमें
अपने जन्म पक्षी के आधार पर विचार करना चाहिए। जिन जातकों को अपने जन्म का पक्षी ज्ञात नहीं होता है, जिनको अपना जन्म अज्ञात होता है, जिनका जन्म को दिनांक आदि ज्ञात नहीं होती है, तो वे अपने नाम के अक्षर के आधार पर अपने जन्म पक्षी का निर्धारण कर सकते हैं। इसके लिए पहले ही एक कक्षा में बताया जा चुका है, उसका अवलोकन कर सकते हैं और अपने लिए शुभ समय का चयन कर सकते हैं। आज की कक्षा में इतना ही। अन्य किसी कक्षा में फिर किसी नए विषय के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।